गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पल्स। ठीक है ना। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसका मतलब भी समझ लेंगे। डेफिनेशन में लिखी है द सडन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नॉन एज इम्पल्स। एक ऐसी फोर्स जो कि किसी बॉडी पे एक्ट करती है, ठीक है जी, बहुत थोड़े टाइम के लिए, और जब वो एक्ट करती है तो अपना इफ़ेक्ट दिखाती है, मतलब कि बॉडी की मोशन को या बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करती है। तो ऐसे जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। ठीक है। अब देखें, हमारे रोज़मर्रा बहुत सारे केसेस में जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती तो उसकी वजह से वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है ना। और बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल को लेके चलते हैं आगे, उससे हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि आप देखें, जब क्रिकेट तो खेलते ही है ना, आप सारे जानते हैं क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट में जब बॉलर बॉल फेंकता है, फॉर एग्जांपल उसने बॉल फेंकी, बॉलर ने, उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी, ये आप समझ लीजिए ये बॉल है, इसका मास क्या है जी? m। ठीक है। और इसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है vi, और बॉलर ने इसको फेंका है आगे की तरफ। ये बॉलर ने इसको आगे की तरफ फेंक दिया, आगे बैट्समैन यहाँ पे कहीं खड़ा है। ठीक है जी। बॉल मूव करके जब जाएगी यहाँ पे, अब बॉल आ गई इस पॉइंट पे। ठीक है जी। ये इसका मास है और इसकी वेलोसिटी भी vi ही है। ठीक है। क्योंकि जितनी वेलोसिटी यहाँ पे थी उतनी यहाँ पे होगी इसकी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है मिसाल के तौर पे इसी तरफ थी। ठीक है, समझ आ गई। तो जब आगे बैट्समैन इसको बैट से हिट करेगा तो पहले तो इसकी मोशन इस तरफ है ना। ठीक है। तो इसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वेलोसिटी भी तो चेंज हो जाएगी ना। फॉर एग्जांपल, जिस स्पीड से बॉलर ने, स्पीड की बात कर रहा हूँ, जिस स्पीड से बॉलर ने बॉल फेंकी है उसी स्पीड से बैट्समैन भी उसको हिट करता है और वो उसी स्पीड से मूव करती है, लेकिन उस बॉल की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी ना। चाहे वो, अगर मिसाल के तौर पे हिट होने के बाद इसकी मोशन की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, समझ आ गई। स्पीड सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी ना। इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वेलोसिटी जो चेंज हो जाएगी वो कितनी, हम उसको क्या रख लेते हैं? vf रख लेते हैं, मतलब उसको हम फाइनल वेलोसिटी क्या लेते हैं। ठीक है ना। बिफोर हिट आप ये वाली कंसिडर कर लें, आफ्टर हिटिंग जो है वो ये वाली कंसिडर कर लें। ठीक है ना। बिफोर हिटिंग अगर आप इसका मोमेंटम कैलकुलेट करें तो p इज इक्वल टू mv होता है। ठीक है जी। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम mvi, pi हमारे पास क्या आ जाएगा? mvi। मोमेंटम का टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है। ठीक है जी। तो इसी तरह जो यहाँ पे इसका मोमेंटम होगा, जब बैट से बॉल हिट हो जाएगी उसके बाद जो मोमेंटम होगा वो उसका होगा फाइनल मोमेंटम, और वो हो जाएगा mvf। आगे समझ की नहीं आगे? अब मेरी बात सुनने, देखें, बॉल जब आगे की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है ना, जब बॉल आगे की तरफ मूव कर रही थी तो एक वो हम कहते हैं जी, वो हमारे पास एक टाइम है जब बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है, और वो जो टाइम हमने कंसिडर किया है वो बिल्कुल वो टाइम है जब बॉल जो थी वो बैट के बिल्कुल पास थी। ठीक है ना। अभी तक बैट ने उसको हिट नहीं किया था, मतलब आखिरी पॉइंट पे थी जब बैट और बॉल के दरमियान डिस्टेंस मिनिमम था, डिस्टेंस मिनिमम था। अब जब बैट ने उसको हिट किया तो उसको हिट करने के बाद जो बैट की फोर्स था, उस जो बैट की फोर्स थी उसके इफेक्ट की वजह से बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। समझ आ गई? यानी कि जो बैट ने फोर्स लगाई है हिट करते हुए, उस फोर्स के इफेक्ट की वजह से, उस फोर्स के इफेक्ट की वजह से बॉल की मोशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, vi से vf में चेंज हो जाएगी। इस बात समझ आ गई? अब आप देखें, जो बैट की फोर्स है वो बॉल पे बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्ट की है। समझ आ गई? बहुत थोड़े टाइम में बैट ने फोर्स लगाई और सारी की सारी उसकी मोशन की डायरेक्शन को या उसकी वेलोसिटी को चेंज करके रख दिया। समझ आ गई? तो यही हमने पढ़ाया ना, द सडन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब जो अचानक फोर्स एक्ट करती है बॉडी पे,
अचानक जो फोर्स एक्ट करती है बॉडी पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी, समझ आ गई कि नहीं? ठीक है ना। जब बॉलर ने बॉल करवाई, एक ख़ास इंस्टेंट पे जब बैट और बॉल के दरमियान डिस्टेंस मिनिमम था, उस वक्त तो डायरेक्शन आगे की तरफ थी, लेकिन उससे अगले ही इंस्टेंट पे, उससे अगले ही लम्हे बॉल की मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? बैट की फोर्स की वजह से, बैट की फोर्स के असर की वजह से, इफेक्ट की वजह से। आगे समझ, ठीक है ना। अब वो जो फोर्स बैट की बॉल पे लगी है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए लगी है, लेकिन सारा का सारा जो सिनेरियो है मोशन का वो चेंज हो गया बॉल का, यानी कि मोशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब बैट जो है वो एक्सटर्नल बॉडी है, वो क्या है, एक्सटर्नल बॉडी। समझ आ गई? असल में बैट ने क्या किया है, बैट, अब देखें मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी बैट की भी तो वेलोसिटी थी ना, बैट का भी कोई मास था ना, ठीक है। बैट का मास हम कह देते हैं जी mb कह देते हैं बैट, ठीक है ना, mb मिसाल के तौर पर कहते हैं। और जो बैट पीछे से आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी भी तो थी ना, समझ आ गई, वो हम कहते हैं जी vb, ठीक है। अब mb और vb का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बैट का मोमेंटम आ जाएगा। आगे समझ के नहीं आ गई? असल में जब बैट पीछे से आ रहा था उसने अपना मोमेंटम जो था वो मुंतकिल किया बॉल को। असल में जब बैट पीछे से आ रहा था, जब उसने बॉल को हिट किया, उसने अपना मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम बॉल को मुंतकिल किया। और वो जब बॉल को मोमेंटम मुंतकिल हो गया, वो मोमेंटम जब बॉल को मुंतकिल हो गया तो बॉल का मोमेंटम pi से चेंज होके pf हो गया। समझ आ गई? अब यानी कि बॉल के मोमेंटम में तब्दीली किसकी वजह से हुई है, बैट के मोमेंटम की वजह से, मतलब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से। आगे समझ के नहीं आ गई? तो कल हमने एक इक्वेशन लिखी थी, अगर आपको याद हो, लास्ट में हमने लिखी थी, हमने कहा था जो फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन हमने फाइंड किया था कल, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या लिखा था कि जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है फोर्स, यही कहा था ना हमने। अब डेल्टा पी का क्या मतलब है कि असल में हमने क्या करना है, हमने फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आगे समझ? तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या है बॉल का, mvf, ठीक है जी। इसको हम पुट कर लेते हैं, f इज इक्वल टू mvf, ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम क्या है जी, mvi। आगे समझ, ठीक है, डिवाइड बाय t। इसके बाद आप क्या करें जी, इस टाइम को इधर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f मल्टीप्लाई t, ft हो जाएगा ना, सही है। ये क्या आ जाएगा, mvf माइनस mvi। अब जो असल में ये जो चेंज इन मोमेंटम है, बॉल का चेंज इन मोमेंटम है, ये इम्पल्स के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, इम्पल्स के। यानी कि जो प्रोडक्ट है फोर्स जो कि बैट ने लगाई है, कितने टाइम में, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम उसने लगाई है, तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या है जी, इम्पल्स। क्या है जी, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। इसको ऐसे भी बुक में लिखा होगा, आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अच्छा ये याद रखना है आपने, ये क्रॉस, इसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कह देना आपने। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स के दरमियान होता है, समझ आ गई ना। ये फोर्स वेक्टर नहीं, फोर्स तो वेक्टर है, तो टाइम तो वेक्टर नहीं है ना, टाइम तो स्केलर है ना, समझ आ गई। तो ये एफ मल्टीप्लाई टी है, एफ क्रॉस टी जनरली पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको एफ मल्टीप्लाई टी पढ़ना है। तो इम्पल्स हमारे पास क्या है, जो चेंज इन मोमेंटम है, जो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आया है किसकी वजह से, जब बॉल पे एक फोर्स एक्ट किया बैट की, ठीक है ना, यानी कि एक्सटर्नल बॉडी कौन सी थी, बैट, उसने बॉल पे हिट किया, जिसकी वजह से जो बैट की फोर्स थी वो बॉल पे जो है वो एक्ट की, ठीक है ना। उस फोर्स की वजह से हमारे पास जो बॉल का मोमेंटम है वो क्या हो गया, चेंज, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है, इम्पल्स के इक्वल। किसके इक्वल, इम्पल्स के इक्वल। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन भी इससे आ सकती है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इम्पल्स, ठीक है। द प्रोडक्ट
ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इम्पल्स। आगे समझ के नहीं आ गई? ठीक हो गया। इसमें अब एक और भी बड़ा क्रिटिकल सा पॉइंट है, अगर आप उसको भी नोट कर लें, इसको भी आप देख लें। देखिए हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो I इज इक्वल टू आ रहा है F इंटू टी। समझ आ गई? समझ आ गई जी? I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है? F इंटू टी के इक्वल। ठीक है ना? तो अच्छा, ये इम्पल्स को हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? बुक में इम्पल्स ही लिखा हुआ है, तो इसको हम I से या J से भी डिनोट करते हैं। J नहीं होता कैपिटल J, इससे भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो आमतौर पे जो हमारी बुक्स हैं उसमें I से डिनोट किया जाता है, तो हम इसको I से डिनोट करते हैं। ठीक है? अच्छा देखें जी, अब आप अगर देखें, आप किसी छत से छलांग लगाते हैं, ठीक है, तो अगर आपने नीचे कोई सेफ्टी नहीं की हुई, मिसाल तो नीचे आपका फर्श ही है या ज़मीन है, तो आपको जो है वो छलांग लगाने से इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ना, लाज़मी बात है, आप ज़ख्मी हो जाएंगे। लेकिन वही अगर आपने नीचे मैट्रेस बिछाया हो, क्या बिछाया हो? मैट्रेस बिछाया हो, या आप ये फोम कह लें, बड़े बड़े गद्दे आपने बिछाए हों, ठीक है ना, या आपने कोई वो नेट लगाया हो नीचे, ठीक है, जब आप उसके ऊपर जंप करेंगे छत से, तो आपको तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बच जाएंगे ना आप। ठीक है ना? उसकी अब पीछे क्या कहानी है? असल में होता ये है कि जब, अच्छा आप देखें, चाहे आप नेट के बगैर छलांग लगाएं या मैट्रेस के बगैर छलांग लगाएं या मैट्रेस के साथ छलांग लगाएं, मैट्रेस नीचे होता आप छलांग लगाएं, दोनों सूरतों में इम्पल्स आपका सेम रहेगा। दोनों सूरतों में आपका इम्पल्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, इम्पल्स को जब हम कांस्टेंट रख लेते हैं, इम्पल्स हमने रख लिया कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा F इंटू टी। ठीक है? टी यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या कर देंगे? डिवाइड। तो फोर्स इंटू कांस्टेंट डिवाइड बाय टी, और फोर्स आपके पास कांस्टेंट और इक्वल के साथ आप लगा लें प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? 1/, मतलब फोर्स और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। आगे समझ के नहीं? अब मतलब ये कि जो आपका, अब देखें, जब मैंने आपको बैट और बॉल की एग्जांपल दी थी, ठीक है ना, तो जब बॉल बैट के साथ कनेक्ट होती है तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए कनेक्ट होती है ना, समझ आ गई? जब वो थोड़े टाइम के लिए कनेक्ट होती है तो फोर्स उस पर ज़्यादा लगती है, आगे समझ, तभी वो दूर जाती है बैट से हिट होने के बाद, अगर आपने शॉट लगाई है तो। आगे समझ के नहीं? आगे ठीक है? यही बात है कि जब आप मैट्रेस के बगैर छलांग लगाएंगे ऊपर से, ठीक है ना, तो आप जो है, आपका जो टाइम ऑफ कनेक्शन होगा ज़मीन के साथ, जो फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट होंगे, वैसे तो आप ज़मीन पे ही रहेंगे, कौन सा आपने उड़ जाना है वहाँ पे, ठीक है ना, तो जब आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट होंगे ज़मीन के साथ, वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा ना, और आप पे फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी, तभी आप पे इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होगा और आप ज़ख्मी हो जाएंगे। आगे समझ के नहीं? आगे लेकिन अगर आपने मैट्रेस बिछाया, नीचे मैट्रेस बिछाया है, जब आप मैट्रेस के ऊपर आके या नेट के ऊपर आके कूदेंगे, तो आप देखते हैं कि जब आप उसके ऊपर आके कनेक्ट होते हैं तो मैट्रेस नीचे चला जाता है और नेट भी नीचे चला जाता है, मैट्रेस हो या नेट जो भी हो वो नीचे चला जाता है। समझ आ गई? आपका जो कनेक्शन का टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। कनेक्शन का टाइम क्या हो जाता है? वो टाइम इंटरवल जिसमें आप उस मैट्रेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या उस नेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो टाइम इंटरवल क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपकी फ़ोर्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आपको जो रिएक्शन फ़ोर्स है वो कम रिएक्शन फ़ोर्स का सामना करना पड़ता है। समझ आ गई? आपका कनेक्शन टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है मैट्रेस के ऊपर, जब आप छलांग लगाते हैं तो आपका कनेक्शन टाइम ज़्यादा हो जाता है, जिसके नतीजे में जो फोर्स है, जो आपका वो जो रिएक्शन फोर्स आ रही है आपके ऊपर, ज़मीन जो लगा रही है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर कम हो जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप महफूज रहते हैं। देखिए, जब आप छलांग लगाते हैं ना, तो जब आप ज़मीन को टच करते हैं तो असल में आप रिएक्शन के तौर पे ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक्शन के तौर पे ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं।
तो उसी टाइम पे रिएक्शन आ जाता है, ज़मीन की तरफ से भी क्या आता है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो उसी टाइम पे ज़मीन का रिएक्शन आता है, अगर मैट्रिक्स ना हो तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका थोड़ा है तो रिएक्शन फोर्स का जल्दी आ जाता है। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक है ना। तो यही जब आप मैट्रिक्स बिछाते हैं ना तो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाता है, समझ आ गई। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो रिएक्शन है वो थोड़ा हो जाता है, मतलब फोर्स जो है वो रिएक्शन होता उतना ही है, ठीक है ना। वो मैट्रिक्स एब्जॉर्ब कर लेता है, जो आपका रिएक्शन आ रहा होता है ना वो मैट्रिक्स एब्जॉर्ब कर लेता है उस रिएक्शन फोर्स को, और ये फोर्स जो है वो आपको थोड़ी महसूस होती है। आगे समझ के नहीं, यानी कि फोर्स और टाइम इनवर्सली रिलेट करते हैं। तो जब आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है तो रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होती है, और जब आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है तो रिएक्शन फोर्स कम होती है। आगे इस बाकी समझ के नहीं आगे, ठीक है जी।